अब हम लोग जानेंगे कोल्ड वॉर के बारे में। उसके लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे अलायंस के बारे में। तो अलायंस क्या होता है? 2 or more countries join hands against an existing threat or any perceived or potential threat। मतलब कि जो एग्जिस्टिंग थ्रेट है उसके अगेंस्ट में बहुत सारी कंट्री एक साथ आती है, या फिर जो आगे चल के थ्रेट बन सकता है उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो ये मेनली सिक्योरिटी कंसर्न के बेसिस पे होता है अलग अलग कंट्रीज का। ठीक है, मेनली सिक्योरिटी कंसर्न रहता है। अब 1939 में, ठीक है, इटली के हेड कौन थे? मुसोलिनी। और जर्मनी के हिटलर। ठीक है, तो हिटलर क्या बोल दिया कि सारा वेस्ट हम लोग के लिए थ्रेट है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हम लोग के लिए कॉमन थ्रेट है, तो हम लोग को एक साथ आना होगा। ठीक है, अब वेस्ट से मतलब क्या था उन लोग का? यूएस से। ठीक है, तो यूएस से, तो यूएस का तो एंटी है जापान, क्योंकि उस पर बॉम्ब वगैरह गिराया था, तो ठीक है, तो अब ये तीनों मिलके क्या है? इटली, जापान, जर्मनी। ठीक है, ये तीनों मिलके एक अलायंस बनाए जिसको बोला जाता है एक्सिस पावर। ठीक है, अब ऐसे ही 1941 में जब देखे कि ये लोग एक्सिस पावर बनाए 3 कंट्री मिलके, तो ये हम लोग के लिए थ्रेट हो गया। ठीक है, यूएस बोला, तब यूएसए, यूएसएसआर और वेस्टर्न यूरोपियन पावर्स ये सब मिलके एक बनाए अलायंस जिसको बोला गया अलाइड पावर। ठीक है, अब वर्ल्ड वार 2 जो था ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा हद तक क्या था? अलायंस के बारे में ही था। मतलब बहुत सारी अलायंस मिली, तो उसके वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो वार हुआ। ठीक है, अब अलायंस भी होता है 3 तरह का। एक होता है फॉर्मल अलायंस, एक होता है इनफॉर्मल अलायंस, एक होता है सीक्रेट अलायंस। ठीक है, फॉर्मल अलायंस मतलब क्या? रिटन एंड साइन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन आके उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सारा क्लियरली रिटन है और साइंड है सारे कंट्रीज के द्वारा। एग्जाम्पल नेटो। ठीक है, जो कब हुआ था? वॉशिंगटन ट्रीटी 1949 में। ठीक है, इनफॉर्मल अलायंस क्या होता है कि जो स्टेट के हेड होते हैं या फिर कंट्री के हेड होते हैं उसका एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन रहता है। ठीक है, ये कहीं रिटर्न नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशन के डू एंड डोंट्स, लेकिन अलायंस है इनफॉर्मल अलायंस क्योंकि अच्छा रिलेशन है। ठीक है, सीक्रेट अलायंस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन। तो फिर पूछोगे कि ये क्या है? तो ये तो सीक्रेट है ना, तो कैसे बताएंगे? ठीक है, अब अलायंस का एम क्या होता है? आइदर टू कंटेन एन एनिमी और कंट्रोल अ रीजन ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। ठीक है, अगर कोई एनिमी है तो उसको वश में या फिर शांत करने के लिए, या फिर जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का लोकेशन है, या फिर एक ऐसा कोई कंट्री है जो मेरे लिए फायदेमंद है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, अपने फायदे के लिए। ठीक है, तो ये होता है अलायंस का एम। और एक एम क्या होता है? बैंड वैगनिंग। बैंड वैगनिंग मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो एक डॉन है, ठीक है, एक डॉन है, दूसरा डॉन है, तो दोनों अपने आप को साबित करने में लगेंगे। ठीक है, और बहुत सारे छोटे मोटे अब जो न्यूली एकदम कि नहीं हमको डॉन बनना है, ठीक है, हाँ छोटा डॉन से, ठीक है, बहुत सारे छोटे डॉन से। तो अब क्या हुआ, एक लड़ाई हुआ, तो उसमें डॉन 1 जीत गया। ठीक है, तो अब उसका तो बहुत बड़ा ही होगा कि अरे ये तो डॉन, बड़ा डॉन था डॉन 2, तो इसको हरा के डॉन 1 इतना बड़ा हो गया। ठीक है, अब क्या होगा ना कि बिना बोले उसको, जो छोटा डॉन लोग था वो लोग को बोलना भी नहीं पड़ेगा, और वो लोग जाके क्या करेंगे? डॉन 1 के साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये डॉन 1 क्या किया? अपना सुपेरिटी दिखाया, और बाकी जो छोटे छोटे ये थे डॉन्स थे, वो अपने आप, बोलना भी नहीं पड़ा, वो अपने आप जाके उसके मेंबर बन गए, तो डॉन 1 का टीम और बड़ा हो गया। तो इसी को बोलते हैं बैंड वैगनिंग। ठीक है, मोर एंड मोर मेंबर्स विल ज्वाइन आफ्टर डोमिनेंस। डॉन 1 अपना डोमिनेंस दिखा दिया, तो जो बाकी लोग थे वो खुद ब खुद उसके ग्रुप में ज्वाइन हो गए। ठीक है, तो ये होता है एम ऑफ अलायंस। एम ऑफ अलायंस। जो डॉन का एग्जांपल दिए, तो वो क्या हुआ कि जितने छोटे छोटे डॉन थे वो तो सब आके मिल गए, और डॉन तो पहले ही हार गया।
तो इवेंचुअली क्या होगा कि वो जो छोटा छोटा डॉन है तो उसका भी डॉन डॉन ये बन गया डॉन वन, ठीक है, तो क्या हो गया दादा, है ना। तो इवेंचुअली क्या होता है कि वो बन जाता है एक हेजेमॉन। हेजेमॉन मतलब दादागिरी है, तो उसका नाम ही काफी है ऐसा, ठीक है। तो अलायंसेस आर टेम्पररी, मतलब एक किसी पर्पस के लिए मिलते हैं, बनते हैं, तो वो डिपेंडेंट होता है टाइम का और एम का, ठीक है, कि उस वक्त का टाइम क्या था, सिचुएशन कैसा था, तो उसके बेसिस पे बनता है। और एम के मतलब कॉमन एम है तो बनता है, ठीक है, तो वो टेम्पररी बेसिस पे होता है, हमेशा तो एक जैसा टाइम नहीं रहता, ठीक है। अब जैसे अलायंस बना था तो 1945 में हिटलर मर गया, ठीक है, 1945 में जापान पे भी अटैक हो गया, ठीक है। तो अब जो अलायंस थी एक्सिस पावर्स के, उसमें कौन कौन था, इटली, जर्मनी, जापान। तो हिटलर गया तो जर्मनी खत्म, ठीक है, और जापान पे अटैक हुआ तो जापान खत्म, तो अलायंस टूट गया क्योंकि मेन कंट्रीज नहीं रही, ठीक है। अब सोवियत यूनियन और जो यूएस था, ठीक है, उस पे हमेशा मतलब कॉन्फ्लिक्ट किस चीज का होता है, तू मैं का, ये मेरा ये तुम्हारा, ये मेरा अलग है तुम्हारा अलग है, उसी पे झगड़ा होता है, कहीं भी देख लो, ठीक है। तो ये लोग का झगड़ा क्या था कि यूएसएसआर में कम्युनिज्म था और यूएस में कैपिटलिज्म था, वेस्ट ब्लॉक में, ठीक है, इसी का झगड़ा था, ठीक है। तो कम्युनिज्म मतलब अपना एक्सपेंड कर रहा था, तो यूएस को लगा कि अरे ये तो सारा रेड में कन्वर्ट होते जा रहा है, रेड सिंबलाइजेस फॉर कम्युनिज्म, ठीक है। तो जब ग्रैंड अलायंस टूटा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या था, अलाइड पावर में यूएसए यूएसएसआर नहीं, अलाइड पावर यूएसएसआर और वेस्ट यूरोपियन, ठीक है। तो यूएस और यूएसएसआर में तो में होने लगा, तो अलायंस रहेगा नहीं, जो कंट्री से मिल के बना है उसी में आपस में झगड़ा होने लगे तो अलायंस रहेगा क्या, नहीं ना। तो जो ग्रैंड अलायंस था वो टूट गया, ठीक है, और जो वर्ल्ड थी वो डिवाइड हो गई बाइपोलर वर्ल्ड में, यूएसएसआर वर्सेस यूएसए, ठीक है। अब यही था बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर मतलब क्या होता है, इसमें कोई वॉर नहीं होता, कोई एक्चुअल में सोल्जर वगैरह लड़ने नहीं जाते, वो आइडियोलॉजी का डिफरेंस होता है, ठीक है, वो विचार मतभेद, ठीक है। तो बिगिनिंग कोल्ड वॉर किसको बोलते हैं, अ पीरियड ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन फ्रॉम 1945 टू 1991 characterized by the geopolitical tension between USSR and Soviet Union, ठीक है। अब यूएसए देखा कि ईस्ट ब्लॉक में सब कम्युनिज्म होते जा रहे हैं, यानी यूएसएसआर अपना एक्सपेंशन कर रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंशन को रोकने के लिए जो वहाँ का हेड था ट्रूमैन, ठीक है, ट्रूमैन क्या किया, अपना अपना डॉक्ट्राइन लाया, ट्रूमैन डॉक्ट्राइन। तो वो क्या था, कंटेनमेंट पॉलिसी, ठीक है, वो एक रिस्पॉन्स था यूएसएसआर का एक्सपेंशन को ईस्टर्न यूरोप में रोकने के लिए, कि वो यूरोप तक आ जाएगा फिर धीरे धीरे इधर आ जाएगा, है ना। तो उसको रोकने के लिए कंटेनमेंट पॉलिसी लाया गया, उसका गोल क्या था, टू नॉट लेट देम स्प्रेड, ठीक है। अब किसी को भी इंडिविजुअल हो चाहे कंट्री, उसको क्या चाहिए होता है, पैसा, पावर, प्रोटेक्शन, 3 P's, ठीक है। तब यूएसए के पास तो बहुत पैसा था, ठीक है, वो क्या किया, यूरोपियन कंट्रीज को बोला कि ये 3 P's हम देंगे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोपियन कंट्रीज बहुत मतलब पुअर हो गई थी, तो सारा इतना, एक तो डेथ्स वगैरह, फिर मिलिट्री, इतना सारा खर्चा, वॉर के बाद तो जनरली कुछ वैसा बचता नहीं है, ठीक है, बहुत गरीब हो गई थी और कम्युनिज्म स्प्रेड हो रही थी, तो यूएस बोला कि तुमको पैसा, पावर और प्रोटेक्शन हम देंगे। तो वो क्या बन गया, दादा बन गया, कि अरे ये तो मतलब मेरे देव मानुस निकला, ऐसा वाला, ठीक है। तो ट्रूमैन का मार्शल प्लान था जो कि जॉर्ज मार्शल के द्वारा दिया गया था, ठीक है, वो क्या था पॉलिसी, यूरोपियन रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, कि वो जो भी लगेगा पैसा मतलब हम देंगे रीस्ट्रक्चर करने के लिए वॉर के बाद, ठीक है। यूएसए प्रोवाइडेड 3 P's, इसको बोलते हैं डॉलर डिप्लोमेसी, ठीक है।
मतलब डॉलर देके अपनी तरफ। अब 1948 में क्या हुआ, 1948 तक $15 बिलियन दिया यूएस टू हेल्प फाइनेंशियली रीबिल्डिंग एफर्ट्स ऑन द कंटिनेंट यूरोप का। अच्छा। सोच, $15 बिलियन। इतना पैसा रशिया के पास नहीं था, यूएसएसआर के पास, नहीं तो वो दे देता, लेकिन यूएसए के पास था तो खरीद लिया। ठीक है। अब इससे क्या हो गया, बैंड वैगनिंग। ठीक है, कि हम दिए हैं उसको सारा शेल्टर, पैसा, पावर, ठीक है, प्रोटेक्शन। तो दे पैसे तो गए, लेकिन उसका प्लान बिहाइंड क्या था, बैंड वैगनिंग करना। ठीक है। और उसका मोरल हाई वैल्यू क्या था, बोला कि हमको सेव नेशन करना है फ्रॉम रेड रूल। रेड रूल मतलब क्या, कम्युनिज्म। रेड सिंबलाइज करता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म था यूएसएसआर का, तो हमको नेशन को बचाना है रेड रूल से। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज को। तो ये क्या हुआ कि वो उसको तो खुद को दादा साबित करना था, लेकिन रीजन क्या दिया, मोरल ग्राउंड हाई करके, कि हमको बचाना है नेशन को रेड रूल से। ठीक है, कंटेनमेंट करना है। अब जैसे ये था ना कि यूएसए कुछ भी बोलता था, कुछ भी पब्लिश करता था, या फिर मूवीज वगैरह भी बनाता था, तो वो हमेशा यूएसएसआर का सिटीजन या फिर उसका जो कैरेक्टर रहता था उसको हमेशा विलन दिखाता था, हमेशा। ठीक है, कि कोई भी न्यूज़ हो गया या फिर अपना इंटरटेनमेंट चैनल हो गया, कोई भी फिल्म बन रहा है, मूवी बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसमें हमेशा यूएसएसआर को एक विलन नेगेटिव रोल में दिखाता था। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि जो यूएस सिटीजन थे वो लोग के मन में भी एक विलन वाला थॉट आ गया। ठीक है, यूएसएसआर लोगों के प्रति। ठीक है, तो वो और मतलब डिफरेंसेस बढ़ता गया। अब जो यूएसएसआर है वो अपना, बोले थे ना कि ओपेक रहता है ना, अपना मीडिया से ज्यादा खुलता है ना, और भी कुछ, मतलब क्या हो रहा है उस कंट्री में कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, तो एक होता है ना कि हम इधर से कुछ भी बुरा भला बोले जा रहे बोले जा रहे, सामने वाला कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इवेंचुअली क्या होगा कि जो हम क्लेम करेंगे कि अरे ये वैसा है, ऐसा है, वैसा है, और उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा कि मतलब इन रिटेलिएशन कि अरे तुम झूठ बोल रहे हो, तो इवेंचुअली क्या होगा कि सब मानने लगेगा कि सच में ऐसा ही है, तभी कुछ नहीं बोल रहा है ना। तो ये मतलब सच में विलन है यूएसएसआर, तभी वो कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा। तो ये क्या हो जाता है, एक आयरन कर्टन हो जाता है कि एक साइड से कोई एकदम एलिगेशन लगाया जा रहा है और अपोजिट साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो एक आयरन कर्टन हो जाता है कि उसके बाद अगर तुम कुछ भी बोलो तो वो तुम्हारा बात नहीं सुना जाएगा, है ना। अगर बहुत साल बाद अगर तुम रिप्लाई करो कि नहीं ये एलिगेशन गलत है, तो कोई मानेगा, क्योंकि ओवर द ईयर सब ये मानने लगे कि उसका क्लेम सही था, एलिगेशन सही था, है ना। तो चर्चिल जो थे वो डिलीवर किए थे आयरन कर्टन स्पीच। ठीक है, तो वो बोला गया, मतलब बहुत सारे ये लगा नहीं, रेस्ट्रिक्शन नहीं, मतलब कि एक होता है क्लेम करना, क्लेम इन द सेंस कि उस पर एलिगेशन लगाना कि यूएसएसआर में लिबर्टी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, ये नहीं है, वो ये करता है, वो करता है। अच्छा। ठीक है, मतलब बहुत उसके बारे में जितना वो बोल सकता था, और यूएसएसआर उसके रिप्लाई में कुछ उसको मतलब ही नहीं था, तो कुछ बोला ही नहीं, तो एक आयरन कर्टन हो गया, और बाकी यूएस सिटीजन्स था वो वही उसी को सच मानने लगा। ठीक है, अब जो ये स्पीच था ये बहुत अच्छा स्पीच देते थे चर्चिल, तो इसको वर्ल्ड का अटेंशन मिला। ठीक है, अब मीडिया यूएसएसआर की स्टेट कंट्रोल थे। ठीक है, तो ना ज़्यादा न्यूज़ ना ज़्यादा मूवीज़, मतलब कुछ मतलब ही नहीं था कि उसके रिप्लाई में हम भी कुछ बोले या फिर हम भी अपनी मूवीज़ ऐसे बनाए कि अमेरिकन को हम विलन दिखाएं, है ना, वैसा कुछ नहीं था। नो रिस्पॉन्स फ्रॉम यूएसएसआर। ठीक है, तो जब बाद में तुम बोलोगे कि नहीं ये तो इतने सालों से गलत बोल रहा है, तो कोई सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। तो एट द एंड क्या हो जाएगा, यू विल बी परसीव्ड एज अ विलन, मतलब वो सबके दिमाग में इनकलकेट हो जाएगा कि नहीं ये विलन ही है, चाहे तुम हो चाहे ना हो। क्यों, क्योंकि वो रिस्पॉन्स ही नहीं किया। अब 1949 में न्यूज़ क्या आई, अब वो सच थी कि झूठ थी, कि
रशिया के पास, यूएसएसआर के पास एटॉमिक बॉम्ब है। रशिया के पास। तो ये क्या हो गया, परसीव थ्रेट हो गया कि ये अगर चाहे तो यूज कर सकता है, क्योंकि ठीक है। तो 1945 तक जब तक यूएस के पास बॉम्ब था तब तक निश्चिंत बैठा हुआ था कि अरे मेरा कोई क्या ही उखाड़ लेगा, किसी और के पास थोड़ी है, ज्यादा कुछ होगा बॉम्ब गिरा देंगे, ठीक है। तो उस टाइम पर तक एकदम चिंता मुक्त था। अब जब सुना कि रशिया के पास भी एटॉमिक बॉम्ब है तो वो और बॉम्ब बनाने लगा, ठीक है। तो जो और ये जो बॉम्ब सब बनाने लगा, वो जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्ब यूज किए गए थे उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे। तो क्योंकि जो हिरोशिमा और नागासाकी में यूज हुआ है उसका इम्पैक्ट इतना वर्स्ट है, तो हाँ, तो सोचो कि वो तो और इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉम्ब्स थे, तो अगर उसका कहीं पे वॉर में अगर यूज हुआ तो फिर क्या ही होगा, ठीक है। अब करते 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 वो जो वन अपमैनशिप बताया था, कि मतलब रेस में कि अरे उसके पास इतना है तो हम और करेंगे, तो ऐसे करते 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 उसके पास 1 लाख न्यूक्लियर वॉरहेड होगा एट द पैक ऑफ आर्म्स रेस कलेक्शन। तो आर्म रेस ही हुआ ना एक, कि उसके पास इतना है तो मेरे पास भी इतना आर्म्स होना चाहिए, उसके पास 2 है तो हम 4 लेके आएंगे। ये करते करते आर्म रेस का कलेक्शन करते करते 1 लाख न्यूक्लियर वॉरहेड हो गए। सोच रहे हो 1 लाख। अब इसी का रिजल्ट क्या था कि 1950 में हुआ कोरियन वॉर। कोरियन वॉर का रीजन क्या था, यही वन अपमैनशिप, कि एकदम ज्यादा करने का चक्कर में, ठीक है। तो यूएसए केम फॉरवर्ड, ठीक है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में झगड़ा हुआ था, ठीक है। अब जो नॉर्थ कोरिया को असिस्टेंस था चाइना का, ठीक है। चाइना में कम्युनिज्म था, तो यूएसए सोचा कि यहाँ भी कम्युनिज्म आ जाएगा, उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो यूएसए जो है वो सपोर्ट में आ गया किसके, साउथ कोरिया के, ठीक है। वो बोला कि हम तुमको देंगे 3 Ps क्या क्या, पैसा, पावर, प्रोटेक्शन, ठीक है। अब साउथ कोरिया में यूएसए सपोर्ट किया, तो अब उसका कॉन्ट्रास्ट में यूएसएसआर को लगा कि अरे ये इसका सपोर्ट कर रहा है तो ये तो कैपिटलिस्ट हो जाएगा, तो हम सपोर्ट करते हैं किसका, नॉर्थ कोरिया का, दुश्मन का दुश्मन, ठीक है। तो यूएसएसआर सपोर्ट में आया किसके, नॉर्थ कोरिया के। तो इवेंचुअली थैंक गॉड कि वो एक अनदर न्यूक्लियर वॉर में नहीं इतना बात आगे पहुंचा, खुद ही सेटल डाउन हो गया, ठीक है। क्योंकि दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन थे, अगर वो वार होता तो पता नहीं हम लोग यहाँ बैठ के अभी पढ़ भी नहीं रहे होते, ठीक है। तो इसको बोला जाता है द फॉरगॉटन वार, मतलब पता नहीं क्या ही हुआ कि वो उसको, मतलब वो वार अपने आप ही खत्म हो गया, वो न्यूक्लियर वार तक नहीं पहुंचा, ठीक है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं द फॉरगॉटन वॉर, स्टेलमेट हो गया, ना कोई जीता ना कोई हारा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट था ये का, नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया इसमें से कोई, ठीक है, ड्वाइट आइजनहोवर, ठीक है। वो बोला कि ही सेड नो फॉर कंटिन्यूइंग द वॉर, कि वो वार को अब हम कंटिन्यू करना है। ये लोग तो बहुत खुश हो गए थे कि अरे नया प्रेसिडेंट आया है तो वो और जोर शोर से लड़ेगा, न्यूक्लियर वॉर तक बात पहुंचेगा, हम लोग अपना शोकेस करेंगे। लेकिन वो बोला नहीं, हमको वॉर नहीं करना, ठीक है। लेट्स स्टॉप दिस वॉर, इट्स अनविनेबल, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियर में नुकसान ही होना, वॉर में किसी का फायदा नहीं होता, इट्स अनविनेबल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्रिंक्समैनशिप, लेट्स एंड दिस वॉर, ठीक है। अब लेकिन आइजनहोवर ये भी बोला कि अब छोटा छोटा युद्ध नहीं होगा, होगा तो संपूर्ण वॉर होगा। जैसे छोटा छोटा बात के लिए हम लोग कि नहीं मेरे पास भी न्यूक्लियर वॉर है, या फिर मान लो एक सिंपल सा गन है, तो अगर छोटा सा भी लड़ाई हुआ तो गन निकाल लेगा तुझे, तो ये नहीं होगा, जो होगा संपूर्ण वॉर होगा, ठीक है। लेकिन अब अगर छेड़ा तो विल डू मासिव रिटेलिएशन, जो कि डिसप्रोपोर्शनेट होगा। ऐसा नहीं कि तुम हमको एक थप्पड़ मारे तो हम एक थप्पड़ मारे, वो उसका मासिव रिटेलिएशन होगा, हम न्यूक्लियर बॉम्ब भी निकाल सकते, इसीलिए छेड़ो नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब
इसको बोला जाता है मैड डॉक्ट्राइन। मैड मतलब Mutually assured doctrine. म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन डॉक्ट्राइन। ठीक है, कि Destruct- मेरे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, तुम्हारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, तो अगर छेड़ो तो ये मतलब ठीक है तो है दिखाने के लिए है, लेकिन गलती से यूज मत कर देना। ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा और बहुत मासिव रिटेलिएशन होगा। ठीक है, तो डिटरेंस मतलब होता है टू स्टॉप। तो ये हो गया एक डेड हैंड। ठीक है, जो कि यूएसएसआर का था, ऑटोमेटेड न्यूक्लियर सिस्टम ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, अब केनेथ वाल्ट्ज जो थे वो क्या कर इसको डिस्क्राइब करते हैं कैसे, एज अ डिफेंसिव रियलिज्म। ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि अच्छा हुआ दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन थे। बोलो क्यों? क्योंकि वो इसको डिस्क्राइब किए कि ये डिफेंसिव रियलिज्म का एग्जाम्पल है, क्योंकि वेपन क्या बन गया, एक सिंबल बन गया, एक गारंटी बन गया कि वार नहीं होगा। मतलब एक सिंबल बन गया पीस का कि वार है, मतलब वेपन है, एकदम हैवी वेपन है, लेकिन इसको यूज नहीं करना है गलती से भी। तो ये एक पीस का सिंबल बन गया। अगर एक भी कंट्री के पास, मतलब दोनों में से किसी के पास एक नहीं रहता तो वो तो यूज कर देता, दोनों के पास था तो अच्छा हुआ। ठीक है, अब 1949 में क्या हुआ कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी, ठीक है, उसके जो बॉर्डर में, इधर यूएसएसआर का जो बॉर्डर था, तो यूएसएसआर अपनी आर्मी बॉर्डर पे भेजना शुरू कर दी। ठीक है, इधर यूरोपियन कंट्रीज है छोटा छोटा, इधर अपनी आर्मी मोबिलाइज करना शुरू कर दी। ठीक है, तो ये है मोबिलाइजेशन ऑफ सोवियत यूनियन। ठीक है, अब यूएस में क्या था, कलेक्टिव डिफेंस, उसको अपनाया। ठीक है, तो यूएसएसआर के लिए मतलब जो कलेक्टिव डिफेंस वो लोग अपनाया था, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, याद है, इंदिरा गांधी यूएसएसआर, याद है। तो ये किस लिए मतलब रखा था कि अगर हम पे अगर यूएसएसआर अटैक करे तो सब मिलके उस पर अटैक करेंगे। ठीक है, लेकिन मजे की बात क्या है कि जो यूएसएसआर के लिए कलेक्टिव डिफेंस बनाया था, यूएसएसआर के लिए कभी यूज ही नहीं हुआ आज तक। ठीक है, एक फॉर्मल अलायंस बनाया नेटो। ठीक है, जो कि कलेक्टिव डिफेंस था। नेटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो नाम में ही है ट्रीटी। ठीक है, अब आर्टिकल 5 उसका क्या बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, ये उसका आर्टिकल 5 में है। ठीक है, लेकिन यूएसएसआर के लिए आज तक यूज नहीं हुआ। पहला और ओनली यूज कब हुआ, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ था 9/11 2001 में, तो फर्स्ट एंड ओनली यूज उसी पे हुआ था। ठीक है, अब नेटो की जो न्यू स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट है, नेटो में है 30 कंट्रीज। ठीक है, अब कलेक्टिव डिफेंस मिलिट्री अलायंस है तो 30 कंट्री का है। अब रशिया वर्सेस यूक्रेन यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, अब उसमें नेटो एंटर कर रहा था, तो रशिया को थ्रेट है, क्योंकि अगर यूएस एंटर कर गया तो रशिया को तो उसके लिए वो दुश्मन है, तो थ्रेट ही है ना। ठीक है, अब 1955 में क्या है कि मान लो इधर वेस्ट जर्मनी है, ठीक है, और उसी का पड़ोसी देश कौन सा है, यूएसएसआर। तो यूएसएसआर एंटी है यूएस के, मतलब एंटी है नेटो के। अब 1955 में क्या हुआ कि जो वेस्ट जर्मनी है वो ज्वाइन कर लिया नेटो। बताओ, मतलब पड़ोसी देश थी जो अपना दुश्मन से हाथ मिला लिया। ठीक है, तो यूएसएसआर स्प्रैंग इनटू एक्शन और हम बोले कि हम भी अलायंस बनाएंगे। तो वो लोग नेटो बनाए, तो हम लोग बनाएंगे 1956 में वार्सो पैक्ट। ठीक है, तो ये रिएक्शन टू यूएस आर्मी मोबिलाइजेशन, वो लोग भी मोबिलाइज कर रही थी आर्मी, तो इसीलिए वो लोग भी अलायंस बनाए वार्सो पैक्ट। ठीक है, तो ये क्यों बनाए कि जो एक्चुअल थ्रेट या परसीव थ्रेट है उसको टैकल कर सके। बाकी कल जो पढ़ेंगे वो रिवाइज करेंगे। वेलकम।